नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम विश्व इतिहास में पुनर्जागरण नामक टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पुनर्जागरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, विशेषताएं, कारण, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, पुनर्जागरण की विशेषताएं आदि के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में हुआ, जिनमें नंबर 1 पे है साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति साहित्य में भी हुई। इस युग में लिखी गई रचनाओं के बाद के संपूर्ण यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया। पुनर्जागरण के पूर्व विद्वान लोग केवल लैटिन तथा यूनानी भाषा में ही लिखते थे। बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सर्जन नहीं किया जाता था और विद्वान लोग बोलचाल की भाषाओं को असभ्य मानते थे। परंतु पुनर्जागरण काल में पश्चिमी यूरोप में बोलचाल की 2 भाषाओं का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के भीतर क्षेत्र में लैटिन में कुछ भाषाएं विकसित हुई जिन्हें रोमन भाषाएं कहा जाता है। इनमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा पुर्तगाली भाषाएं सम्मिलित थी। रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा के पार के क्षेत्रों में जो भाषाएं विकसित हुई उन्हें जर्मनिक भाषाएं कहा जाता है और उनमें जर्मन, अंग्रेजी, नॉर्वेजियन, डच और स्वीडिश भाषाएं सम्मिलित थी। यानी कि एक तरफ तो थी रोमन्स भाषाएं जिसमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा पुर्तगाली भाषाएं थी और दूसरी तरफ थी जर्मनिक भाषाएं जिनमें जर्मन, अंग्रेजी, नॉर्वेजियन, डच और स्वीडिश भाषाएं सम्मिलित थी। इन्हीं को हम देशज भाषाएं कहते हैं। पुनर्जागरण काल के लेखक अब दैनिक बोलचाल की इन्हीं भाषाओं में साहित्य का सर्जन करने लगे। बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। पुनर्जागरण साहित्य की दूसरी मुख्य विशेषता इसकी विषय वस्तु थी। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था। साहित्यिक रचनाओं पर धर्म का गहरा प्रभाव था और धार्मिक विषयों पर ही साहित्य लिखा जाता था। परंतु अब जो साहित्य लिखा जाने लगा उस पर धर्म का प्रभाव नहीं था और न ही उसके विषय धर्म प्रधान थे। अब मानव जीवन से संबंधित विषयों पर लिखा जाने लगा। यही बात इस युग के साहित्य को मध्यकालीन साहित्य से पृथक करती थी। कुल मिलाकर मानव पर लिखा जाने लगा कि मानव कैसा है, मानव का विशेषता है, स्वभाव कैसी है। उसमें नंबर 1 है इतालवी साहित्य। चूँकि पुनर्जागरण की लहर सबसे पहले इटली से शुरू हुई थी, अतः ये स्वाभाविक था कि इतालवी साहित्य में ही पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हो। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण का संदेश छिपा पड़ा है उनमें दांते 1265 से 1321 ईस्वी और पेट्रार्क 1304 से 1374 ईस्वी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यानी कि दांते 1265 से 1321 और पेट्रार्क 1304 से 1334 का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बोलचाल की भाषा में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम व्यक्ति दांते थे। उसने द डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की। उसने अपनी रचना अपनी मातृभाषा तुस्कानी में की, अर्थात उस भाषा में जो उसके प्रदेश तुस्कानी में बोली जाती थी। यह तुस्कानी भाषा आगे चलकर इटली की साहित्यिक भाषा बन गई। दांते ने केवल समस्त इटालियन का कवियों का में ही श्रेष्ठ गिना जाता था, अपितु उसकी गणना सभी कालों के महान कवियों में की जाती थी। दांते की प्राचीन साहित्य की पर्याप्त जानकारी थी और लैटिन भाषा पर उसका जबरदस्त नियंत्रण था। उसने अपनी गंभीर रचनाएं दी मोनार्कियो और वितिनाओ लैटिन भाषा में ही लिखी थी, परंतु अपनी सर्वोपरि रचना द डिवाइन कॉमेडी की रचना उसने अपनी मातृभाषा में की। कहने का मतलब है कि उसने दी मोनार्की और वितनव लैटिन भाषा में लिखी, जबकि अपनी रचना द डिवाइन कॉमेडी अपनी मातृभाषा में लिखी, इटालियन में। इस दृष्टि से दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अन्यथा उसके विचार मध्ययुगीन थे। उस पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। द डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति है। यह आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत है।
इसके माध्यम से उसने लोगों को मानवता, प्रेम, एकता, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। अपनी इस रचना में दांते ने प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों की कट्टु आलोचना की जो उसकी दृष्टि में चर्च और राज्य में बुराइयां पैदा करने के लिए उत्तरदायी थे। मानवतावादी आंदोलन के प्रारंभिक समर्थकों में पेट्रार्क का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसे प्राय मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। वे फ्लोरेंस नगर का निवासी था। लैटिन और यूनानी साहित्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि थी और इन भाषाओं की पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने तथा उनका संग्रह करने में उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। इसके लिए पुस्तकालयों की स्थापना का सिलसिला शुरू किया गया और थोड़े ही समय में यूरोप भर में अनेक पुस्तकालय स्थापित किए गए। पेट्रार्क को सिसरो की कृतियों से भारी लगाव था। सिसरो के पितरों को पढ़ने में उसे गहरा आत्म संतोष मिलता था। पेट्रार्क ने अपनी युवावस्था में ही इटालियन भाषा में रचनाएं की, परंतु अपने युग की लैटिन भाषा में निम्न स्तर को देखकर उसने बोलचाल की भाषा को त्यागकर क्लासिकल लैटिन में रचनाएं की और अपना शेष जीवन लैटिन की सेवा में ही व्यतीत किया। पेट्रार्क अपने सोनेटो यानी 14 पंक्तियों का गीत होता था सोनेटो और गीतों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं के द्वारा उसने इटालियन साहित्य को यूरोपीय साहित्य में श्रेष्ठ बना दिया। पेट्रार्क ने विख्यात रोमन कवि वर्जिल की शैली का अनुकरण करते हुए अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा, जिसमें सीपियो रोम का प्रसिद्ध सेनानायक के जीवन का अभूतपूर्व विवरण दिया गया है। पेट्रार्क द्वारा प्राचीन मूर्ति पूजक लेखकों के नाम लिखे गए फैमिलियर लेटर्स भी काफी लोकप्रिय हुए। यद्यपि पेट्रार्क ग्रीक भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाया, फिर भी उसके मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण इसके प्रति उसकी रुचि बनी रही। लैटिन गद्य का पिता बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था और साथी था। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। उसने अपनी मातृभाषा में अनेक मनोरंजक कहानियों की रचना की। उसकी श्रेष्ठ रचना है डिकोमेरा इसमें 100 कहानियों का संकलन है और उसकी ये रचना विश्व की महान पुस्तकों में मानी जाती है। इन कहानियों में तत्कालीन संपन्न तथा कुलीन समाज में व्याप्त सैनिक भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार का विस्तृत चित्रण किया गया है। बाद के लेखकों में 2 कवियों एरियास्ट्रो तथा टासो ने भी काफी नाम कमाया। एरियास्ट्रो ने ओरलैंडो पुरियोंसी नामक काव्य की रचना की, जो काफी लोकप्रिय रही। टासो ने भावना प्रधान मुक्त जेरूसलम महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम इटालियन विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी साहित्य। इटालियन साहित्य पूरा हो गया, अब फ्रांसीसी साहित्य है। पुनर्जागरण की लहर फ्रांस को भी प्रभावित किया और फ्रांस के कई लेखकों तथा कवियों ने अपनी मातृभाषा फ्रेंच में अपनी रचनाएं की। ऐसे लोगों में फ्राइसर्ट 1339 से 1410, विल्लो 1331 से 1404, रेबेलास 1494 से 1593 तथा मोत्ये 1553
1533 से 1592 की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। फ्राइसर्स्ट ने फ्रेंच भाषा में काव्य तथा गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी रचनाएं की। बिल्लो एक लोकप्रिय कवि हुआ। रेबेलास का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। वह विख्यात डच विद्वान लेखक इरासमस का प्रशंसक तथा अनुयायी था और उसी की हास्य और व्यंग्य मिश्रित शैली का अनुकरण किया। रेबेलास ने अधिकार संपन्न लोगों तथा धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाई। उसने सशक्त एवं ओजस्वी फ्रेंच भाषा में महान गुणवत्ताओं का महान जीवन की रचना की। उसकी यह रचना राजनीतिक और शिक्षा पर एक टीका जैसी है। मोत्ये व्यक्तिगत निबंधों का प्रवर्तक माना जाता है। उसने अपने अधिकांश निबंध सरल एवं सुबोध फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। उसके निबंध व्यक्तिगत संस्पर्शों एवं संस्करणात्मक चित्रों से परिपूर्ण हैं, परंतु फ्रेंच गद्य को प्रभावशाली बनाने का श्रेय एक धार्मिक सुधारक जॉन कॉल्विन 1509 से 1564 को है। फ्रांस में जिस मानववाद का विकास हुआ वे अधिक सार्थक नहीं हो पाया। इसका विकास फ्रांसीसी सम्राट फ्रांसिस प्रथम के संरक्षणत्व में हुआ, जिसने कॉलेज ऑफ फ्रांस की स्थापना की और लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं के सुयोग्य विद्वानों को प्रोफेसर पदों पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है अंग्रेजी साहित्य। पुनर्जागरण से इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ और वहाँ अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ। 13वीं सदी में इंग्लैंड के संपन्न लोग फ्रेंच भाषा में और सामान्य लोग सैक्सन भाषा में बोलते थे, परंतु शीघ्र ही दोनों भाषाओं का महत्व कम होता गया और इंग्लैंड में जर्मनिक और रोमन्स भाषाओं से प्रभावित एक नई भाषा अंग्रेजी का उदय हुआ और 14वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना शुरू की गई। विजन ऑफ पियर्स प्लोमेन नामक रचना प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की शानदार रचना मानी जाती है। इसका लेखक शायद विलियम लैंगफेल्ड था, परंतु प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान विभूति कवि चौसर 1340 से 1400 ईस्वी था। उसे अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उसने अपने समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया, जो एंग्लो सैक्सन और आधुनिक अंग्रेजी भाषा के बीच की कड़ी थी। उसकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम है कैंटरबरी टेल्स। जापरे चौसर कैंटरबरी टेल्स। इस रचना में चौसर ने कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का विनोदपूर्ण वर्णन किया है। जिस प्रकार दार्ते की रचनाओं में हमें मध्ययुगीन विचारों की झलक मिलती है, ठीक वैसे ही चौसर की रचनाओं में इंग्लैंड के मध्यकालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। चौसर के बाद पुनर्जागरण की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जॉन कॉलेट 1466 से 1519 और टॉमस मूर 1478 से 1535 ने किया। जॉन कॉलेट लंदन में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल का डीन था। संत पॉल के विचारों पर उसके आलोचनात्मक व्याख्यानों ने उसे काफी विख्यात बना दिया। उसके व्याख्यान मानवतावाद में धार्मिक दृढ़ संकल्प के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। उसने अपने निजी खर्च से सेंट पॉल में एक ग्रामर स्कूल स्थापित किया, जिसमें नई शिक्षा की व्यवस्था की गई। टॉमस मूर अपने युग का एक अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति था। वह एक प्रमुख वकील तथा राजनीतिक नेता था और इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर भी रहा। उसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। यूटोपिया का अर्थ है कल्पित लोक। यद्यपि मूर ने इसकी रचना लैटिन भाषा में की थी, परंतु शीघ्र ही इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। इस ग्रंथ में मूर ने अपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण आलोचना की। उसने प्लेटो का अनुसरण करते हुए अपनी रचना में एक आदर्श नगर का विवरण प्रस्तुत किया और अपने युग के इंग्लैंड के नगरों में विद्यमान कुरूपता तथा क्रूरता का चित्र
भी प्रस्तुत किया। मूर ईसाई धर्म का एक कट्टर अनुयायी तथा चर्च का निष्ठावान पुत्र था और इसके लिए इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम के हाथों में उसे अपने प्राण खोने पड़े। सॉरी। पुनर्जागरण काल का एक अन्य महान कवि एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599 हुआ। उसने फेयरी क्वीन की रचना की। इस रचना में उसने नायक राजकुमार आर्थर की अच्छाइयों का वर्णन किया है। इस रचना में मध्य युग के टूर्नामेंटों और तमाशों का भी वर्णन है। पुनर्जागरण का एक अन्य महान साहित्यकार फ्रांसीसी बेकन 1561 से 1626 ईस्वी हुआ। वे एक वकील, दरबारी अधिकारी और लेखक था। वे अपने युग का सर्वोत्तम निबंधकार था और अपने असंख्य निबंधों में उसने विज्ञान पर आधारित एक नई दार्शनिक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया। उसका कहना था कि लोगों को मध्यकालीन दर्शन का अध्ययन कम कर देना चाहिए और उसके स्थान पर प्रकृति और भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर जोर देना चाहिए। अपने विचारों का प्रतिपादन उसने अपनी रचना द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग विद्या की उन्नति में किया। अपनी एक अन्य रचना द न्यू अटलांटिस के माध्यम से बेकन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नाटक के क्षेत्र में क्रिस्टोफर मार्लो 1564 से 93 में अधिक प्रसिद्ध हुआ। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर की है, जो जिनका समय 1564 से 1616 है। परंतु संयोग की बात है कि इस महान साहित्यकार के व्यक्तिगत जीवन की प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये पीछे वाला अंग्रेजी साहित्य का छूट गया है, गलती से आगे निकल गया। वापस हम नए सिरे से पढ़ते हैं। फ्रांसीसी साहित्य के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था कि फ्रांसीसी साहित्यकार कौन था। चलो नए सिरे से पढ़ते। फ्रांसीसी साहित्य पुनर्जागरण की लहर ने पहले इटालियन साहित्य था, फिर फ्रांसीसी साहित्य। पुनर्जागरण की लहर ने फ्रांस को भी प्रभावित किया और फ्रांस के कई लेखकों तथा कवियों ने अपनी मातृभाषा फ्रेंच में लिखी। ऐसे लोगों में फायरेस्ट 1339 से 1410, विल्लो 1331 से 1404, रेबेलास 1494 से 1533 तथा मोत्ये 1533 से 1592 की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। फ्रायसर्ट ने फ्रेंच भाषा में काव्य तथा गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी रचनाएं की। बिल्लो एक लोकप्रिय कवि हुआ। रेबेलास का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। वे विख्यात डच विद्वान इरासमस का प्रशंसक था तथा अनुयायी था और उसी की हास्य और व्यंग्य मिश्रित शैली का अनुकरण किया। रेबेलास ने अधिकार संपन्न लोगों तथा धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाई। उसने सशक्त एवं ओजस्वी फ्रेंच भाषा में महान गगनताओं का महान जीवन की रचना की। उसकी ये रचना राजनीति और शिक्षा पर एक टीका जैसी है। मोत्ये व्यक्तिगत निबंधों का प्रवर्तक माना जाता है। उसने अधिकांश निबंध सरल एवं सुबोध फ्रेंच भाषा में लिखे। उसके निबंध व्यक्तिगत स्पर्शों एवं संस्करणात्मक चित्रों से परिपूर्ण है। परंतु फ्रेंच गद्य के प्रभावशाली बनाने का श्रेय एक धार्मिक सुधारक जॉन कैल्विन 1509 से 1564 को है, जो कि फ्रांस में जिस मानववाद का विकास हुआ वे अधिक सार्थक नहीं हो पाया।
इसका विकास फ्रांसीसी सम्राट फ्रांसिस प्रथम के संरक्षण में हुआ, जिसने कॉलेज ऑफ फ्रांस की स्थापना की और लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं के सुयोग्य विद्वानों को प्रोफेसर पदों पर नियुक्त किया। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य। पुनर्जागरण से इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ और वे अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ। 13वीं सदी में इंग्लैंड के संपन्न लोग फ्रेंच भाषा में और सामान्य लोग सेक्सन भाषा में बोलते थे, परंतु शीघ्र ही दोनों भाषाओं का महत्व कम होता गया और इंग्लैंड में जर्मनिक और रोमांस भाषाओं से प्रभावित एक नई भाषा अंग्रेजी का उदय हुआ और 14वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना शुरू हुई। विजन ऑफ पियर्स प्लोमेन नामक रचना प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की शानदार रचना मानी जाती है। इसका लेखक विलियम लैंगलैंड था, परंतु प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान विभूति कवि चौसर, जिसका समय 1340 से 1400 ईस्वी था, उसे अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उसने अपने समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जो एंग्लो सैक्सन और आधुनिक अंग्रेजी भाषा के बोलचाल की कड़ी थी। उनकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम कैंटरबरी टेल्स इस रचना में चौसर ने कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का विनोदपूर्ण वर्णन किया है। जिस प्रकार दांते की रचनाओं से हमें मध्ययुगीन विचारों की झलक मिलती है, ठीक वैसे ही चौसर की रचनाओं में इंग्लैंड के मध्यकालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। चौसर के बाद पुनर्जागरण की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जॉन कोलेट 1466 से 1519 और टॉमस मूर 1478 से 1535 ने किया। जॉन कोलेट लंदन में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल का डीन था। सेंट पॉल के विचारों पर उसके आलोचनात्मक व्याख्यान ने उसे काफी विख्यात बना दिया। उसके व्याख्यान मानवतावाद में धार्मिक दृढ़ संकल्प के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। उसने अपने निजी खर्च से सेंट पॉल में ग्रामर स्कूल स्थापित किया, जिसमें नई शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। टॉमस मूर अपने युग का एक अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति था। वे एक प्रमुख वकील तथा राजनीतिक नेता था और इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर भी रहा। उसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। यूटोपिया का अर्थ होता है कल्पित लोक। यद्यपि मूर ने इसकी रचना लैटिन भाषा में की थी, परंतु शीघ्र ही इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। इस ग्रंथ में मूर ने अपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण आलोचना की। उसने प्लेटो का अनुसरण करते हुए अपनी रचना में एक आदर्श नगर का विवरण प्रस्तुत किया और अपने युग के इंग्लैंड के नगरों में विद्यमान कुरूपता तथा क्रूरता का भी चित्र प्रस्तुत किया। मूर ईसाई धर्म का एक कट्टर अनुयायी तथा चर्च का निष्ठावान पुत्र था और इसके लिए इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम के हाथों उसे अपने प्राण खोने पड़े। मूर ईसाई धर्म का एक कट्टर अनुयायी तथा चर्च का निष्ठावान पुत्र था और इसके लिए इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम के हाथों अपने प्राण खोने पड़े थे। पुनर्जागरण काल का एक अन्य महान कवि एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599 हुआ। उन्होंने फेरी क्वीन की रचना की। इस रचना में उसने नायक राजकुमार आर्थर की इच्छाइयों का वर्णन किया है। इस रचना में मध्य युग के टूर्नामेंटों और तमाशों का भी वर्णन है। पुनर्जागरण का एक अन्य महान साहित्यकार फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 हुआ। वे एक वकील, दरबारी अधिकारी और लेखक था। वे अपने युग का सर्वोत्तम निबंधकार था और अपने असंख्य निबंधों में उसने विज्ञान पर आधारित एक नई दार्शनिक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया। उसका कहना था कि लोगों को मध्यकालीन दर्शन का अध्ययन कम कर देना चाहिए और उनके स्थान पर प्रकृति और भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर जोर देना चाहिए। अपने विचारों का प्रतिपादन उसने अपनी रचना द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग यानी विद्या की उन्नति में किया। अपनी एक अन्य रचना द न्यू अटलांटिस के माध्यम से
बेकन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नाटक के क्षेत्र में क्रिस्टोफर मार्लो 1564 से 93 ईस्वी अधिक प्रसिद्ध हुआ। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी है, परंतु संयोग की बात है कि इस महान साहित्यकार की व्यक्तिगत जीवन की प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है। वे अपने युग का प्रसिद्ध नाटककार और कवि माना जाता है और आज संसार की अधिकांश भाषाओं में उसकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन के हर पहलू और स्थिति का अंकन करने में शेक्सपियर को जितनी सफलता मिली उतनी शायद ही किसी को मिल पाई हो। शेक्सपियर ने समाज के प्रत्येक वर्ग, साधु संत, सेवक सेविका, राजा सम्राट, सैनिक सेनापति, वेश्या गायिका, भीखमंगा निर्धन, हत्यारा परमार्थी इत्यादि को अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है। उसके चित्रण में मानवीय करुणा और मानव स्वभाव का शानदार उल्लेख मिलता है। हर श्रेणी के नाटक में उसने पूर्ण दक्षता का परिचय दिया, जैसे कि दुखांत नाटकों में ओथेलियो, मैकबेथ और हेमलेट दुखांत नाटक थे ये। ऐतिहासिक नाटकों में हेनरी चतुर्थ और रिचार्ड द्वितीय दुखांत नाटक हेनरी चतुर्थ और रिचार्ड द्वितीय ऐतिहासिक नाटकों में हेनरी चतुर्थ और रिचार्ड द्वितीय, जबकि सुखांत नाटकों में द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट प्रमुख है। शेक्सपियर की विशेषता यह है कि उसकी रचनाओं में जीते जागते मानवीय गुणों की तस्वीर है। मानव की सभी दुर्बलताओं और अवगुणों के साथ साथ मानवीय गुणों का वर्णन है। अपनी एक रचना मैकबेथ में वह बताता है कि एक व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति में भी, जिसे आकांक्षाएं खाए डाल रही हो, कुछ न कुछ मानवीय करुणा का दूध विद्यमान रहता है। प्रेमी लोगों को अपनी कतिपय समस्याएं उसके दुखांत नाटक रोमियो जूलियट में दिखाई पड़ती है। शेक्सपियर का ऐतिहासिक नाटक जूलियस सीजर राजनीति में लिप्त विधान अधिनायकों एवं नीति तथा दिशाहीन राजनीतिज्ञों का दर्शन कराता है। वे इंग्लैंड के भूतपूर्व कैथोलिक युग के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी नए विचारों और देशों तथा पुनर्जागरण की बात करता है। भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाता है। वे निश्चय एक महान विभूति था। अन्य भाषाओं का साहित्य स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, हॉलैंड आदि देशों पर भी पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव पड़ा और इन देशों की भाषाओं में भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। स्पेन में सर्वांतेस यानी कि सर्वेंटीज 1547 से 1616 हुआ, जिसने डॉन क्विक्सोट नामक पुस्तक की रचना की। सर्वांतेस को स्पेन का महान लेखक माना जाता है। उसने अपनी इस रचना में मध्यकालीन शूरता का मजाक उड़ाया। इस रचना का नायक डॉन क्विक्सोट अपने आप को नाइट समझता है और दुनिया को सुधारने की कोशिश में दुर्गति भोगता है। दूसरे शब्दों में इस रचना में अलभ्य सपनों के लिए कसमकस करती हुई मानव जाति का चित्रण है। आपने ये उक्तियां अवश्य पढ़ी या सुनी होगी, हर कुत्ते का अपना दिन आता है, खीर का प्रमाण खाने में है और एक से पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं। ये सभी सर्वांतेस की लेखनी से ही निकली है। लोपेडी वेगे और केल्डेन स्पेनिश भाषा के अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार थे। लोपेडी वेगे ने स्पेन के रंगमंच को जन्म दिया। केल्डेन एक विख्यात कवि था। पुर्तगाल में कैमोन्स ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने वास्को डी गामा की खोज पर लुसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। पुर्तगाली साहित्य में लुसियाड का महत्वपूर्ण स्थान है। जर्मनी में रूडोल्फ एग्रीकोला और कोनार्ड केल्स ने मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। एग्रीकोला हेडलवेर विश्वविद्यालय में प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का प्राध्यापक था।
पुनर्जागरण की नई विद्या एवं विचारों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एंग्रिकोला इटली भी गया। जर्मनी के अन्य विद्वानों में रियू क्लीन और मिलांकतक उल्लेखनीय है। रियूक्लिन लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषा का विद्वान था और उसकी रचनाओं में मानवतावादी विचारधारा का अधिक पुट था। रियूक्लिन का भतीजा मिलान कथक विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था और वह भी लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं का विद्वान था। मार्टिन लूथर, जिसे धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, ने बाइबिल का अनुवाद करके जर्मन साहित्य की महान सेवा की। हॉलैंड देश के रोटरडम नगर का निवासी टेसिडोरियस इरेस्मस 1466-1536 अपने युग का सर्वप्रथम मानवतावादी था। कहाँ का था? हॉलैंड का रोटरडम नगर का टेसिडोरियस इरेस्मस। प्रारंभ में उसने मठ का जीवन पसंद किया, परंतु धीरे धीरे उसे पांडित्यवाद से रुचि उत्पन्न हो गई और वे पुनर्जागरण की नई विचारधारा की ओर अग्रसर हुआ। अपनी विद्वता तथा शालीनता के कारण वे इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि यूरोप के सभी विश्वविद्यालयों और राजवंशी लोग उसे बुलाने में गर्व का अनुभव करने लगे। इरेस्मस ने इंग्लैंड में भी बहुत से वर्ष व्यतीत किए और इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान जॉन कॉलेट और थॉमस मूर उसके घनिष्ठ मित्र बन गए। उसने अपनी रचनाओं के द्वारा अंधविश्वास, असहिष्णुता तथा अज्ञान के विरुद्ध सतत प्रयत्न किया। उसने विश्व शांति का समर्थन किया और निरंकुश अत्याचारी शासकों की आलोचना की। अपनी प्रसिद्ध रचना मूर्खत्व की प्रशंसा यानी इन द प्रेज ऑफ फॉली में उसने व्यंग्यपूर्ण शैली में धर्माधिकारियों का उपहास उड़ाया। इरेस्मस ने बाइबिल का शुद्ध अनुवाद भी किया। नेक्स्ट है राजनीतिक साहित्य। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। मध्य युग में सामंतों ने राजाओं से भी अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी, परंतु पुनर्जागरण काल में सामंतों की शक्ति क्षीण हो गई और राजाओं की शक्ति का विकास हुआ। राजाओं की इस विकसित शक्ति का चित्रण उस युग के सुप्रसिद्ध लेखक मैकियावली की कृतियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मैकियावली अपने युग का एक बड़ा राजनीतिक चिंतक भी था। वह इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था और फ्लोरेंस के कई शासकों का सचिव रह चुका था। इससे उसे राजनीतिक के सूक्ष्म दाव पेचों का अध्ययन एवं मनन करने का सुअवसर मिला। उसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में कुटिल तथा निर्मम राजनीति का प्रतिपादन किया। माफ कीजिएगा, थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण इस पेज के बाद में इस पेज को छोड़ के इस वाले पेज में पढ़ना पड़ेगा। प्रतिपादन किया उसके अनुसार राजनीति में सफलता प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और इसके लिए राजा को हर प्रकार की नीति का सहारा लेना चाहिए। उसने शासक को एक निरंकुश व्यक्ति के रूप में चित्रित किया और उसका मानना था कि अच्छे कार्यों के लिए शासक को निर्दयता और छल कपट से भी नहीं घबराना चाहिए और इन साधनों से भी उत्तम काम को अवश्य करना चाहिए। मैकियावली के विचारों का बहुत से शासकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड का हॉब्स भी एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक तथा दार्शनिक था। उसने भौतिकवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार सृष्टि सर्वथा भौतिक पदार्थ है और इसे वे गत्यात्मक भूत मात्र मानता था। उसके अनुसार इनमें किसी अलौकिक सत्ता या आध्यात्मिकता का स्थान नहीं है। हॉब्स ने राजनीति विज्ञान पर भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन।
पॉलिटिकल साइंस जिनके पास सब्जेक्ट है वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई मैं इसने हॉब्स ने कौन कौन सी बुकें लिखी थी या लेवाइथन क्या था। इस पुस्तक में उसने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। हॉब्स राज्य की सार्वभौमिकता और राज्य के सर्वोपरि नियंत्रण तथा अधिकार में विश्वास रखता था। पूर्वोक्तों एवं अन्य बहुत से लेखकों की रचनाओं का सामूहिक प्रभाव ये पड़ा कि लोगों में यूनानी तथा रोमन ग्रंथों का अध्ययन करने तथा मानववाद को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसके साथ साथ लौकिक पारलौकिक जीवन के संबंध में मध्ययुगीन मान्यताओं में विश्वास उठने लगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। हमने अभी पढ़ा था साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी उन्नति हुई, जैसे इटली का साहित्य है, फ्रांस है, अंग्रेजी साहित्य है, हॉलैंड का साहित्य है आदि। अब हम कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। मध्य युग में कला धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। ये वही अब पुनर्जागरण का कलाकार यथार्थवादी बन गया था। वह मध्यकालीन धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गया था। अब धर्म का स्थान सांसारिकता, वैराग्य का स्थान सौंदर्य और विरक्ति का स्थान आसक्ति ने ले लिया। यानी कि कहने मतलब है धर्म का स्थान सांसारिकता, वैराग्य का स्थान सौंदर्य और विरक्ति का स्थान आसक्ति ने ले लिया था। पुनर्जागरण को यदि मध्ययुगीन परंपरा और नियमों के विरुद्ध एक विद्रोह मान लिया जाए तो फिर यह कहा जा सकता है कि इस विद्रोह की सर्वाधिक सफलता कला के क्षेत्र में मिली और इसी क्षेत्र में पुनर्जागरण की झलक अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अब कला के तहत है स्थापत्य कला। मध्यकालीन यूरोप में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली की प्रधानता थी और अधिकांश भवनों का निर्माण इसी शैली से हुआ था। परंतु पुनर्जागरण काल के कलाकारों में प्राचीन स्थापत्य कला के प्रति रुझान उत्पन्न हुआ और उन्होंने रोमन, यूनानी, अरबी स्थापत्य शैली का समन्वय करके एक नवीन शैली को विकसित किया। इस नवीन शैली की मुख्य विशेषताएं थी श्रृंगार, सज्जा और डिजाइन। इस शैली में सजावट और आकार को विशेष महत्व दिया जाता था। इस नवीन शैली की शुरुआत इटली में हुई और बाद में यूरोप के अधिकांश देशों में इसका प्रसार हुआ। पुनर्जागरण काल के निर्माताओं ने ग्रीको रोमन स्थापत्य की कुछ खास बातों को आत्मसात किया। गोल मेहराबों को अपनाया गया। डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन शीर्ष भागों का उपयोग चर्च तथा सार्वजनिक भवनों में किया जाने लगा। व्यक्तिगत भवनों की खिड़कियों को क्लासिकल पंक्तियों या प्लास्टर, मेहराबों आदि से सजाया जाने लगा। बहुत से पुराने भवनों को भी इस नवीन शैली के अनुसार परिवर्तित करके नया रूप दिया गया। इटली के धनी परिवारों में नवीन शैली को संरक्षण दिया। ऐसे लोगों में फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो दे मेदिची जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। लोरेंजो दे मेदिची, उसने एक विशाल तथा सुंदर उद्यान बनवाया तथा उच्च कोटि की मूर्तियों का संग्रह किया। उसका महल मूल्यवान सजावटी वस्तुओं से भरा पड़ा था। लोरेंजो ने फ्लोरेंस के कलाकारों को भी संरक्षण दिया। फ्लोरेंस में नवीन स्थापत्य शैली के विकास में फिलियो ब्रुनलेस्की का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने घूम घूम कर प्राचीन रोमन मंदिरों, नाट्यशालाओं तथा अन्य भवनों के अवशेषों का अध्ययन किया और प्राचीन रोमन स्थापत्य शैली की विशेषताओं के आधार पर नवीन शैली का विकास किया। ब्रुनलेस्की की नई शैली में मेहराबों और स्तंभों की प्रधानता थी। अब नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों का निर्माण किया जाने लगा। भवनों की ऊंचाई को भी कम किया जाने लगा और गुंबदों को प्रधानता दी जाने लगी। फ्लोरेंस के गिरजाघर का गुंबद ब्रुनलेस्की ही देन है। ब्रेमेंटी उस समय का सबसे अच्छा भवन निर्माता था। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना रोम में निर्मित सेंट पीटर का नया गिरजा है। यानी कि इस सेंट पीटर का रोम में निर्मित गिरजा ईसाई जगत के इस पवित्र स्मारक को नए सिरे से क्लासिकल शैली में निर्मित कराने संबंधी पोपों के निर्णय में पुनर्जागरण की मानवतावादी तथा क्लासिकल भावना के प्रभाव को पहचाना जा सकता है। इस विख्यात स्मारक के डिजाइन को बनाने में अनेक कलाकारों ने सहयोग प्रदान किया और इसका निर्माण
माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलावंतों की देखरेख में हुआ। गिरजे का विशाल एवं भव्य गुंबद रेनेसा काल की अमूल्य देन है। इटली के बाद इस नवीन शैली का प्रसार पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में हुआ। फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने इसे प्रश्रय दिया और उसने इटली से बहुत से कलावंतों को पेरिस आमंत्रित किया। इन लोगों की देखरेख में निर्मित पेरिस में लुब्रे का प्रासाद विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रासाद में सफेद और नीले रंग का टेराकोटा का कार्य देखते ही बनता है। जर्मनी और स्पेन में भी इस शैली का प्रसार हुआ। स्पेन का सम्राट फिलिप तृतीय इस शैली का संरक्षक बना और स्कोरियल प्रासाद पर इस शैली का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी यूरोप के कलावंतों में डच वास्तुकार सलूटर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बेग्रुंडी के जुक ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। उसके द्वारा निर्मित वेल ऑफ मासेज तथा बेग्रंडी के शासकों की समाधियों पर उत्कीर्ण मूर्तियां कला की दृष्टि से अनुपम मानी जाती है। इंग्लैंड में इस शैली का प्रसार थोड़ा बाद में हुआ। 1669 ईस्वी में इनिगो जॉन्स ने व्हाइट हॉल में जिस दावत घर का निर्माण करवाया वह आश्चर्यजनक कृति मानी जाती है। इसी प्रकार लंदन में क्रिस्टोफर की देखरेख में निर्मित सेंट पॉल का गिरजा भी एक भव्य कृति है। अब स्थापत्य कला के बाद हम पढ़ेंगे चित्रकला। कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव चित्रकला पर पड़ा। चित्रकला के क्षेत्र में भी इटालियन चित्रकारों ने अन्य देशों का मार्ग प्रशस्त किया। इन लोगों पर नवीन विचारों का प्रभाव था। परिणाम स्वरूप इस युग की चित्रकला पर मानववाद, क्लासिकलवाद, सहिष्णुता आदि का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब चित्रकार लोग मेडोना, संतों, बाइबिल के दृश्यों के साथ साथ प्राचीन गाथाओं के नायक नायिकाओं और यूनानी तथा रोमन साहित्य के सुंदर दृश्यों का चित्रण करने लगे। जो थोड़े बहुत धार्मिक चित्र बनाए भी जाते थे वे भी केवल गिरजाओं के लिए बनाए जाकर व्यक्तिगत भवनों की सजावट के लिए बनाए जाने लगे। चौदहवीं और 15वीं शताब्दी में जो अनेक चित्रकार हुए उन सभी का उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। यहाँ केवल कुछ प्रमुख चित्रकारों का ही उल्लेख किया जा सकता है। इस संबंध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 14वीं सदी के शुरू तक अधिकांश चित्रकार प्राचीन बाइजेंटाइन कला से ही चिपके रहे थे। बाइजेंटाइन कला में आकृति, डिजाइन और अंकन में परंपरावादी शैली पर अधिक जोर दिया जाता था और विषय वस्तु तथा उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक होते थे। उस युग की चित्रकला के क्षेत्र में भी सीमित था और उसका उपयोग गिरजाघरों की दीवारों को धार्मिक दृश्यों और महापुरुषों के चित्रों से सजाने में ही किया जाता था। सर्वप्रथम जिएटो 1336 ईस्वी के आसपास ने परंपरावादी बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र को अपनाकर चित्रकला को नया मार्ग प्रदान किया। यद्यपि जिएटो में प्राकृतिक चित्र बनाने की कला में थोड़ी कमी रह गई थी और उसके चित्रों की पृष्ठभूमि भी उतनी सही नहीं बन पाई थी, फिर भी उसके चित्रों ने 14वीं सदी के अनेक चित्रकारों को प्रभावित किया। 15वीं सदी के चित्रकारों ने इन कमियों को दूर करने का अथक प्रयत्न किया और उनके चित्रों में प्रकाश, छाया, रंगों का समन्वय, आकृति का सही अंकन आदि पर अधिक जोर दिया। मध्यकालीन कलाकारों ने मनुष्य के चेहरों और हाथी तथा केश विन्यास का अंकन तो किया था, परंतु वस्त्रों के नीचे मानव शरीर की बनावट का कभी मूल्यांकन नहीं किया। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने मानव शरीर का अध्ययन किया और यह जानकारी प्राप्त की कि मनुष्य ने शरीर की पेशियां और जोड़ कैसे उभरते हैं। इसीलिए वे अपनी कलाकृतियों को अधिक सजीव बना सके। इसके अलावा वे धार्मिक दृश्यों से हटकर सामान्य दृश्यों तथा यथार्थवादी पृष्ठभूमि की ओर अग्रसर हुए। इस नई शैली का अग्रदूत फ्लोरेंस नगर का मेसाविक्यो यानी कि 1401 से 1429 था। फ्रा लिप्पी और फ्रा एंजेलिको ने इस शैली को सुविकसित करने में योगदान दिया था। फ्रा एंजेलिको 1378 से 1455 ईस्वी एक प्रतिभा संपन्न सन्यासी था और यद्यपि उसकी शैली पर जिएटो का प्रभाव था, फिर भी उसने तकनीकी दृष्टि से
इस शैली के विकास में खास योगदान दिया था। उसने छोटे गिरजों और मठों के लिए भित्ति चित्र और वेदी चित्र बनाए। बाद में पोप ने उसे वेटिकन के कुछ भागों को सजाने के लिए रोम आमंत्रित किया। फ्रांट एंजेलिको ने धार्मिक विषय वस्तु को लेकर ही चित्र बनाए थे, फिर भी अपनी गहन आध्यात्मिक खूबियों के कारण वे बेजोड़ माने जाते थे। 15वीं सदी के अंत में बोटिसेली 1444 से 1510 ईस्वी हुआ, जिसने विविध विषय वस्तु को लेकर बेजोड़ चित्र बनाए। उपर्युक्त सभी चित्रकार फ्लोरेंस नगर के थे, अतः उनकी चित्रकला शैली को फ्लोरेंस शैली का भी कहा जाता था। इटली में फ्लोरेंस शैली के अलावा अन्य शैलियों का भी विकास हुआ, जिनमें उम्ब्रियन शैली और वेनेशियन शैली मुख्य थी। उम्ब्रियन शैली के प्रमुख चित्रकार पिएटो पेरुजिनो 1446 से 1524 सर्वाधिक विख्यात है। वेनेशियन शैली में टिटियन 1477 से 1576 विशेष नाम कमाया। यानी कि दो शैलियाँ थी, एक उम्ब्रियन और एक वेनेशियन। उम्ब्रियन शैली का चित्रकार तो था पिएटो पेरुजिनो और वेनेशियन शैली का था टिटियन। लियोनार्डो दा विंची वेरी इंपॉर्टेंट है। 1452 से 1519 ईस्वी पुनर्जागरण काल की एक महान विभूति लियोनार्डो दा विंची उपयुक्त सभी शैलियों से भिन्न एक महान कलाकार था। वे बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। वे एक कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, इंजीनियर और शरीर शास्त्र का विद्यार्थी था। उसे मेदिची परिवार, मिलन परिवार और फ्रांस के शासकों का संरक्षण मिलता रहा। उसके चित्रों को देखकर ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि एक चित्रकार भी बाह्य दृश्यों या मानव आकृति को कैमरे की भांति कितना सही अंकन कर सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस महान चित्रकार की अधिकांश कृतियां नष्ट हो चुकी है और हमें उसकी कला के थोड़े से नमूने ही उपलब्ध है। उपलब्ध चित्रों में मोनालिसा और लास्ट सफर यानी अंतिम भोजन उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों की पंक्ति में रखा जाता है। लियोनार्डो की शैली विविध रूप से विकसित थी और उसकी शैली में मौलिकता का पुट है। उसके चित्रों में सादगी और भावाभिव्यक्ति की प्रधानता के साथ साथ यथार्थ के आदर्श की झलक भी देखने को मिलती है। उसकी चित्रकला की मुख्य विशेषता है प्रकाश और छाया, रंगों का चयन तथा शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन। अपने चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसने रंगों और चित्रण की विधियों के समन्वय में प्रयोग किए। उसने मानव शरीर को बहुत ही मनोयोग के साथ अध्ययन किया और मानव को विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया। वस्तुतः एक महान कलाकार था। लियोनार्डो ने फ्रेस्को विधि के स्थान पर टेम्पेरा विधि के चित्र बनाए। उसके चित्र मोनालिसा के बारे में कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह कोंडा नामक व्यक्ति की पत्नी का यथार्थ छवि चित्र है, जबकि अन्यों का मानना है कि यह चित्र लियोनार्डो की कल्पना का साकार रूप है। वेसारी के अनुसार यह चित्र अत्यंत सुंदर और मोहक भावों से युक्त है। मोनालिसा की मुस्कान मानवीय ने लगकर देवी लगती थी। लियोनार्डो का दूसरा सुप्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर सेंट मेरिया के गिरजाघर मिलान की दीवार पर चित्रित है। इसमें ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ एक मेज पर आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है। यह चित्र उस क्षण को चित्रित करता है जब ईसा मसीह ने कहा था कि मेरा ही एक शिष्य मेरे साथ विश्वासघात करेगा। सभी शिष्य हेतुपरक दिखाई देते हैं। ईसा के चेहरे पर शांति है, परंतु एक शिष्य के चेहरे से अपराध बोध की भावना झलकती दिखाई पड़ती है। इस चित्र में भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट एवं सशक्त ढंग से की गई है। लियोनार्डो ने भावाभिव्यक्ति के साथ साथ प्रकाश, छाया, रंग सभी में यथार्थ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। इटली का दूसरा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चित्रकार माइकल एंजेलो 1475 से 1564 ईस्वी था। वे भी कलाकार, चित्रकार तथा मूर्तिकार था। उसकी कृतियों में जहाँ एक तरफ मध्यकालीन धार्मिक विश्वास की झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ पुनर्जागरण की समस्त खूबियां भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। अपने चित्रों को यथार्थवादी बनाने के लिए उसने भी मानव शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। एंजेलो का विश्वास था कि मनुष्य सृष्टि की सुंदर
की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम नमूना है। उन दिनों रोम में पोप पीटर का दूसरा कैथेड्रल बनवा रहा था। इस कैथेड्रल के गुंबद की रूपरेखा माइकल एंजेलो ने ही बनाई थी और विद्वान लोग इस गुंबद को दुनिया की आश्चर्यजनक कृतियों में मानते हैं। माइकल एंजेलो ने ठोस संगमरमर को तराशकर दाऊद और मूसा की विशाल सजीव मूर्तियां भी बनाई थी। इन मूर्तियों में उन महान पुरुषों की भावनाओं को बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में भी एंजेलो का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पोप ने उसे सिस्टाइन चैपेल की भीतरी छत को चित्रित करने का काम सौंपा था, जिसे उसने 4.5 साल की अत्यधिक परिश्रम युक्त साधना के साथ पूरा किया। सिस्टाइन चैपेल यानी वेटिकन में पोप का महल की भीतरी छत वे उसके द्वारा बनाए गए चित्र आज भी लोगों के लिए विस्मय की वस्तु बने हुए हैं। इन चित्रों में उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र का नाम लास्ट जजमेंट यानी अंतिम निर्णय है। ये चित्र घोर निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति करता है। इसमें चित्रित व्यक्ति भय और आतंक से ग्रस्त है और लगता है कि उसे भगवान से भी दया की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती है। वेटिकन ऑफ कैसिना नामक चित्र में एंजेलो ने फ्लोरेंस द्वारा पीसा की विजय की घटना को अंकित किया है। उसके अन्य चित्रों में होली फैमिली, कन्वर्सल ऑफ सेंट पॉल तथा सेक्रीफाइस ऑफ सेंट पीटर विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है राफेल सांतिची 1483 से 1520 ईस्वी। लियोनार्डो और एंजेलो से काफी भिन्न चित्रकार था। वे भी कवि एक और वास्तुकार था। उसने संत पीटर के कैथेड्रल की रूपरेखा तैयार की थी, परंतु उसकी ख्याति उसके चित्रों के कारण है। राफेल के चित्रों में सजीवता, सुंदरता, मातृत्व, वात्सल्य और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। उसने मेडोना और शिशु के 50 से भी अधिक महान चित्र और अनेक पोर्ट्रेट तैयार किए। कोलोना मेडोना, सिस्टाइन मेडोना नामक चित्र उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसमें वात्सल्य, प्रेम और मातृत्व का सुंदर चित्रण किया गया था। बहुत से विद्वानों का मानना है कि चित्रकला के क्षेत्र में समन्वयात्मक सौंदर्य के चित्र में राफेल माइकल एंजेलो से भी श्रेष्ठ था। दुर्भाग्यवश 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। राफेल की अन्य कलाकार जिसमें पोर्ट्रेट बनाने वाले चित्रकारों में इटली का तीसियन 1477 से 1576 सर्वोपरि था। वे वेनिस का निवासी था और वृद्धावस्था में भी कला की साधना करता रहा। उसने पोपों, पादरियों, सामंतों और संपन्न परिवार की महिलाओं के अनेक चेहरे पोर्ट्रेट बनवाए। वह हल्के रंगों का प्रयोग करता था और इस क्षेत्र में उसकी तुलना में अन्य कोई कलाकार नहीं पहुंच पाया। 15वीं सदी के चित्रकार अपने रंगों को घोलने के लिए अंडे की सफेदी का प्रयोग किया करते थे, परंतु बेल्जियम के वान तथा आयक बंधुओं हर्बर्ट और जॉन ने रंगों को मिश्रित करने की एक नवीन पद्धति ढूंढकर चित्रकला को एक नया मोड़ दे दिया। वे रंगों के मिश्रण के लिए तेल का प्रयोग करने लगे, जिससे चित्रों का रूप और अधिक निखर गया। फ्रांज हॉल्स 1605 से 1666 ईस्वी की गणना भी विश्व के महान पोर्ट्रेट चित्रकारों में की जाती है। उसने सामंतों के चेहरे बनाए, परंतु वे अपने चित्र के विषय की खोज में प्राय शराबखानों तथा अंधेरी सड़कों का चक्कर लगाया करता था। रेम्ब्रांड वान रिन 1606 से 1669 ईस्वी बेल्जियम का अन्य प्रमुख चित्रकार था। वे रेखा चित्रों के लिए अधिक विख्यात है। रंगों, प्रकाश और छाया के अंकन में उसे विशेष निपुणता प्राप्त थी। स्पेन में डिगो वेलेस्केथ यानी 1599 से 1660 हुआ, जिसने राजवंशी लोगों के अनेक आकर्षक पोर्ट्रेट बनाए। जर्मनी के ड्यूरर तथा हेंस डाल्विन ने लकड़ी तथा तांबे के पत्थरों पर आश्चर्यजनक चित्रों को अंकित करवाया। नेक्स्ट है मूर्तिकला। मूर्तिकला का क्षेत्र भी पुनर्जागरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। इस क्षेत्र में नई शैली का विकास हुआ।
नई शैली का विकास का श्रेय फ्लोरेंस के मूर्तिकार दोनोतेलो 1386 से 1466 को है। उसने प्राचीन यूनानी तथा रोमन मूर्तियों का गहन अध्ययन किया था। उसके द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन था, जबकि मध्यकालीन मूर्तिकला का विषय धर्म था, अर्थात गिरजा की सजावट के लिए ही साधु संतों की मूर्तियां बनाई जाती थी। अब वो जो पीछे वाला पेज छूट गया वहां से पढ़ते हैं। पुनर्जागरण में जिस मानवतावादी विचारधारा का संदेश दिया, उससे प्रभावित होकर अब मूर्तिकारों ने मानव जीवन से ही अपने विषयों का चयन किया। खेलते हुए बच्चों की अथवा सामान्य मनुष्य के सिरों की भी मूर्तियां बनाई जाने लगी। दोनोतेलो द्वारा निर्मित वेनिस की सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति उस काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है। उस युग का दूसरा प्रमुख मूर्तिकार लोरेंजो गिबर्टी 1378 से 1455 था। फ्लोरेंस की बेप्टिस्टी धर्म संस्कार बेप्तिस्मा का भवन के 2 दरवाजों पर जो अद्भुत नक्काशी का काम किया हुआ है, वह गिबर्टी की देन है। दरवाजे कांसे के है और इनके 10 लंबे फलकों पर नक्काशी की गई है और प्रत्येक फलक पर बाइबिल की एक कहानी भी उत्कीर्ण की गई है। इस काम को पूरा करने में गिबर्टी को 20 वर्ष का समय लगा। माइकल एंजेलो की मूर्तिकला की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वास्तु शिल्प के क्षेत्र में पुनर्जागरण वास्तुविद आर्किटेक्ट के रूप में एक नए कलावंत को जन्म दिया। उनका काम था भवनों का डिजाइन तैयार करना। वास्तविक निर्माण कार्य अन्य कारीगर लोग करते थे। इससे लोगों को अपने मनपसंद आवास बनाने की सुविधा उपलब्ध हो गई। उस युग के भवनों में यूनानी स्तंभों, अलंकार युक्त शिलापट्टों, रोमन मेहराबों और गुंबदों का अधिक प्रयोग किया जाता था। संगीत। पुनर्जागरण काल में अन्य कलाकारों की भांति संगीत कला में भी पर्याप्त प्रगति हुई। मध्यकालीन वाद्य यंत्रों के स्थान पर नए नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया गया, जिनमें हार्पसिकार्ड और वायलिन मुख्य थे। हार्पसिकार्ड पियानो का पूर्व रूप था। इस युग की दूसरी विशेषता स्वर संगीत की प्रधानता है। पुनर्जागरण के प्रभाव से धार्मिक तथा लौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया। संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने गायक की ध्वनियों द्वारा संपादित की जाने वाली 2 प्रकार की लंबी नाटकीय रचनाओं को जन्म दिया। एक का नाम था ओर्तोरिये परिकीर्तन और दूसरे का नाम था ओपेरा। ओर्तोरियो का विषय विशुद्ध धार्मिक होता था और उसमें कार्य, व्यापार, वेशभूषा तथा दृश्यावली का प्रयोग नहीं किया जाता था। ओपेरा आमतौर पर सांसारिक विषयों से संबंधित होता था। इसमें अभिनय, वेशभूषा, गायन, दृश्यावली आदि का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ओपेरा सन 1594 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इस युग में छोटे छोटे प्रेम गीतों का प्रचार बढ़ा। मास्किनदस इस युग का एक सामूहिक संगीत मास्किनदस इस युग का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। गियोवनी पालेस्ट्राइना सिद्ध संगीत रचयिता हुआ। पालेस्ट्राइना ने सामूहिक संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी जो 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक इतनी अच्छी रही कि पश्चिमी संसार में आज भी इसका महत्व बना हुआ है। इस प्रकार से हमने कला के क्षेत्र में भी और संगीत कला के क्षेत्र में भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। मध्य युग के लोगों पर धर्म और गिरजे का जबरदस्त प्रभाव था और पिछली पीढ़ियों से जो ज्ञान चला आया था उसी को प्रामाणिक माना जाता रहा। परंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने परंपरा से प्राप्त ज्ञान में अंधविश्वासों तथा जादू टोने का विचित्र मिश्रण करके वास्तविक ज्ञान को इतना अधिक मिलावटी बना दिया कि सत्य को पहचानना दुष्कर हो गया।
इस प्रकार की स्थिति के लिए चर्च एवं धर्माधिकारी उत्तरदायी थे। धर्माधिकारी लोग स्वतंत्र चिंतन के प्रबल विरोधी थे और विज्ञान को भी एक प्रकार की नास्तिकता समझते थे। परंतु पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने किसी भी विद्वान को स्वीकार करने के पहले उसके विषय में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करने पर बल दिया। इस वैज्ञानिक भावना से मध्ययुगीन विश्वास चकनाचूर होने लग गए। इससे नए आविष्कारों और खोजों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप इतने परिवर्तन हो गए कि लोग इसे वैज्ञानिक क्रांति के नाम से पुकारने लगे। वस्तुतः वैज्ञानिक क्रांति पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन है, जिसने संपूर्ण मानव जीवन को अंधविश्वासों तथा मिथ्या विश्वासों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन के द्वार उन्मुक्त कर दिए। मध्य युग में वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं थी, उनका उल्लेख पुनर्जागरण काल के प्रमुख विद्वान रोजर बेकन ने इस प्रकार किया। नंबर 1, अज्ञानी लोगों की भीड़ का निश्चित मत। नंबर 2 है प्रथा जो नए विचारों के प्रति शंकाकुल होती है। नंबर 3 है ये दिखाने की आदत है कि हम सब कुछ जानते हैं। और नंबर 4 है दुर्बल तथा अयोग्य प्रमाण पर निर्भर रहना। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक बनना और नई खोजें करना वास्तव में जीवट का काम था। ऐसे जीवटधारियों में रोजर बेकन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये सत्य का एक गंभीर अन्वेषक था। उसने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी निर्माण किया और धातुओं तथा रसायनों पर भी प्रयोग किए। बेकन ने सिर्फ बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन पर चलते हुए बाद के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दूसरी शताब्दी में मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री टॉलेमी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है और यह संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र है। सूर्य, चंद्र, तारे तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ईसाई चर्च ने भी इस सिद्धांत को सत्य मान लिया। शताब्दियों तक यही पढ़ाया जाता रहा और लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। परंतु जब पोलैंड के वैज्ञानिक निकोल्स कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने सिद्धांत को झूठा प्रमाणित कर दिया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और साहस से वे विश्वास ने कर सके। कोपरनिकस ने दृढ़ता से कहा कि सूर्य हमारे इस ग्रह मंडल की नाभि और पृथ्वी भी उन बहुतेरे ग्रहों में से एक है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को बाइबल और चर्च की शिक्षा के विरुद्ध मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों ने इस विचार को कि यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो फिर हम लोग लुढ़क क्यों नहीं जाते। पोप के आदेश से कोपरनिकस को अपने नए विचारों का प्रचार बंद करना पड़ा। परंतु इटली के एक अन्य वैज्ञानिक जाइडिनी ब्रूनो 1548 से 1600 ईस्वी ने कोपरनिकस के विचारों का प्रचार किया और पोप के आदेश से उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। बाद में जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। केपलर ने गति संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आधुनिक गणित के आधार स्तंभ बन गए। इटली के प्रसिद्ध विद्वान गैलीलियो 1564 से 1643 ने एक दूरदर्शी दूरबीन बनाई, जिसकी सहायता से 50 मील दूर के जहाजों को भी स्पष्टता के साथ देखा जा सकता था। इस दूरदर्शी यंत्र से ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। गैलीलियो अपने युग का लोकप्रिय वक्ता और लेखक भी था। उसने कोपरनिकस के सिद्धांत को सही बतलाया और यह भी कहा कि उसने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा को भी देखा है और बृहस्पति ग्रह को भी अपनी धुरी पर घूमते देखा है। गैलीलियो को भी चर्च की अदालत में बुलाया गया और उसे अपने विचारों का प्रचार बंद करने की अथवा आजीवन कारावास भोगने को कहा गया। इस प्रकार गैलीलियो को नए विचारों का
नए विचारों का प्रचार करने से रोक दिया गया, परंतु फिर भी वे दबी जबान में के बैठता था, लेकिन धरती तो घूमती ही है। गैलीलियो ने लटकन के सिद्धांत का भी आविष्कार किया। उसने ये सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंडों की चाल उनके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहां से वे गिरते हैं, अर्थात भारी और हल्की चीजें एक ही गति से धरती पर गिरती है। इससे अरस्तु का सिद्धांत गलत। गैलीलियो ने पांडुलम के जिन नियमों की खोज की थी उनके आधार पर आगे चलकर दीवार घड़ियों का बनना संभव हो पाया था। देस्कार्तेस यानी डेकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था। वैसे वे एक धर्म परायण व्यक्ति था, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उसने संदेह और तर्क पर बल दिया और रूढ़िवादी लोगों को अपना शत्रु बना लिया। उसकी सबसे बड़ी देन उसकी यह खोज थी कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। तारत गलियो 1522 से 1563 नामक विद्वान ने गणित के क्षेत्र में घन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो केपलर ने शंकु संबंधी नियमों की खोज की। नेपियर नामक विद्वान ने प्रतिफलन और स्टेविन ने दशमलव पद्धति पर काम किया। उपयुक्त वैज्ञानिकों के सिद्धांतों और नियमों पर काम करते हुए बाद के वैज्ञानिकों ने प्रकृति को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया और ये काम 17वीं और 18वीं सदियों में भी जारी रहा। इस काल के वैज्ञानिकों में सर आइजक न्यूटन 1642 से 1727 ईस्वी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले न्यूटन ने गणित में इतनी अधिक कुशलता तथा योग्यता का परिचय दिया कि 27 वर्ष की अल्प आयु में ही उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। 27 साल की आयु में न्यूटन को भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं पर न्यूटन के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, परंतु न्यूटन का सर्वाधिक महान और अत्यधिक प्रभावशाली योगदान गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जब वह युवा था तभी उसने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वे शक्ति जिसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वही है जो छोड़ी गई वस्तुओं के नीचे गिराती है। परंतु उसने अपनी यह जानकारी संसार को काफी देर बाद सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया प्राकृतिक दर्शन के गणित संबंधी सिद्धांत के माध्यम से दी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने संपूर्ण वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। न्यूटन ने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों को भी अपनी ओर खींचे रहती है। इस सिद्धांत का लोगों पर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। लोगों का पता चल गया कि हमारी पृथ्वी धर्मशास्त्र अनुसार कोई देवयोग या आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। न्यूटन ने प्रकाश किरणों के स्पेक्ट्रम के 6 रंगों में बढ़ जाने का भी अध्ययन किया। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1630 ईस्वी में वाल हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण किया। उसने यह भी सिद्ध किया कि गैस और हवा अलग अलग है। कोडेस नामक वैज्ञानिक ने गंधक और अल्कोहल के को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। रॉबर्ट वाइल नामक विद्वान ने गैसों के विस्तार क्षेत्र में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। 1543 ईस्वी में नीदरलैंड के वेसेलियस ने मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। उसने ये बताया कि मानव शरीर की बनावट को समझने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए शल्य चिकित्सा का व्यावहारिक ज्ञान अधिक लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे 1579 से 1657 ने पता लगाया कि हृदय रक्त की धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शिराओं द्वारा वापस लेता रहता है। इस खोज के कारण ही रक्त चढ़ाने तथा हृदय और ग्रंथियों के रोगों की चिकित्सा संभव हो पाई। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के द्वारा मानव समाज के सामने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार हमने पुनर्जागरण काल के प्रभाव के तहत साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में
विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।